फाइनली दोस्तों वो हो चुका है कि जिसका एक लंबे वक्त से सब लोगों को इंतज़ार था, दुनिया भर के लोग जिसके लिए दुआएँ कर रहे थे। मतलब फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग है, वो जंग रुक चुकी है। हालाँकि यहाँ पर मैं ये बात ऐड कर दूँ कि ये कंप्लीट सीज़फायर नहीं है, पूरी तरीके से जंगबंदी नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़ हुआ है, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ है जो एक डील के तहत हुआ है। अब ये डील क्या है? डील ये है कि 4 दिन तक जंगबंदी रहेगी, ना हमास कोई एक्टिविटी करेगा, कोई अपना जंग से रिलेटेड कोई कदम उठाएगा और ना ही जो इज़राइल है वो बमबारी करेगा या फिर अपने ग्राउंड इन्वेजन को आगे बढ़ाएगा। दोनों तरफ से दोनों लोग खामोश रहेंगे और इसके बदले में हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमास को 50 के करीब जो उसने बंदी बनाकर टोटल लोग रखे हुए हैं 250 के करीब, उसमें से 50 के करीब लोगों को छोड़ना होगा इज़राइल के। जवाब में इज़राइल भी लगभग 150 के करीब ऐसे कैदियों को छोड़ेगा फ़िलिस्तीन के कि जिसको उसने पहले कभी कैदी बनाया था अलग-अलग जुर्म में। हालाँकि यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि ये दोनों ही तरफ से जो कैदी छोड़े जा रहे हैं, ये अभी वो लोग हैं कि जो बच्चे और औरतें हैं। बच्चे और औरतों को ही अभी आज़ाद किया जा रहा है। बारी-बारी से आज़ाद किया जाएगा, वो कुछ को छोड़ेगा, बदले में वो कुछ को छोड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक इज़राइली बंधक के बदले में फ़िलिस्तीन की तरफ से 3 लोगों को छुड़वाया जा रहा है। साथ ही साथ इस डील के तहत अब इज़राइल उन सारे ट्रक्स वगैरह को या उन सारी गाड़ियों को नहीं रोक सकेगा जो मदद लेकर गाज़ा के अंदर आ रही हैं, इंक्लूडिंग फ्यूल। फ्यूल पर आपने देखा होगा कि बहुत तमाशा हुआ था और इज़राइल बहुत सख्ती दिखा रहा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ और चीज़ें तो मैं जाने दूँगा लेकिन फ्यूल नहीं जाने दूँगा, क्योंकि फ्यूल हमास की मदद करेगा, हमास को ताकत देगा और फ्यूल की मदद से वो अपना ऑपरेशन और आगे चलाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो गाज़ा के अंदर यूनाइटेड नेशन के लोग थे या और भी सारी जो संस्थाएँ हैं, वो सब कह रही थी कि फ्यूल की सख्त ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ज़रूरत है, हॉस्पिटल में सब जगह शॉर्टेज है, लोग दम तोड़ रहे हैं, बिजली खत्म, इंटरनेट खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है, फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब भी फ्यूल नहीं ले जाने दिया जा रहा था। तो अब फिलहाल फ्यूल भी जाएगा और बाकी सारे ट्रक भी इन चारों दिनों में दाखिल होंगे। अब ये डील हुई कैसे है, किसकी मदद से हुई है? तो रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर रही हैं कि इसमें मेन किरदार कतर का रहा, जो कि दिख भी रहा था कुछ दिनों से मीडिया में। इसके अलावा इजिप्ट का भी कुछ किरदार है, अमेरिका का भी कुछ किरदार है। हालाँकि रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये खबरें भले ही अभी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से अचानक से तेज़ हुई, सीज़फायर को लेकर, लेकिन जो डील चल रही थी अमेरिका की, सीआईए की, वो डेढ़ महीने से चल रही थी। मतलब जब से ही ये जंग शुरू हुई थी, तब से ही अमेरिका ऊपर से कुछ और दिखा रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमास या फिर इजिप्ट या मिस्र वगैरह या कतर वगैरह इन सब के कनेक्शन में आ चुका था और अंदर ही अंदर सौदा कर रहा था। अब फिलहाल ये 4 दिन का पॉज़ हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो 4 दिन का है, 4 दिन के बाद क्या? जंग तो बाद में भी शुरू हो सकती है। तो बिल्कुल शुरू हो सकती है, लेकिन अब मैं खुद तो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, वही आपको बता देता हूँ। अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैं जो सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इसके अलावा मैंने पुरानी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो सभी लोगों का ये कहना है कि दरअसल इस तरह के जो सीज़फायर मतलब जो पॉज़ होते हैं, जो टेम्परेरी पॉज़ होते हैं, ये आप कह सकते हैं परमानेंट ही पॉज़ होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये एक तरीका होता है जंगबंदी करने का, ताकि दुनिया के सामने हम झुके हुए ना दिखें, ये ना लगे कि हम किसी के सामने झुक गए हैं। तो ये एक तरीका होता है जो आमतौर पर पहले से ही अपनाया जाता रहा है। पॉज़ होता है, उसको कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है कि चलो 4 दिनों की थी, 4 दिन जब पूरे हो गए, 2 दिन और बढ़ा दो, 8 दिन और बढ़ा दो। इस तरीके से बढ़ता रहता है और फिर वो परमानेंट जंगबंदी में ख़त्म हो जाता है। हालाँकि ये मैं दावा नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने बताया एक एक पुरानी चीज़ है, एक मतलब आँकड़ों के हिसाब से चीज़ है, तो इसीलिए कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 4 दिन बाद फिर से जंग शुरू हो जाए दोनों में, लेकिन दुआ यही करते हैं कि ऐसा ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों अब सवाल ये है, हम सभी लोगों के दिमाग में और आप में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ये जंग जीता कौन? क्या हमास इस जंग में भारी पड़ा या फिर इज़राइल ने बाज़ी मारी? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमको ज़रा थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अटैक किया, उसके बाद इज़राइल ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, अब वो चाहे उसने बमबारी शुरू कर दी हो 7 अक्टूबर के दिन से ही, या फिर बाद में उसने ग्राउंड इन्वेजन जो किया, जो दाखिल हुआ वो गाज़ा के अंदर, दोनों ही मौकों पर उसने क्या अपना टारगेट सेट किया, उसने क्या चैलेंज किया, उसने क्या पूरी दुनिया में न्यूज़ में बताया, उसने क्या कहा, कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे, चाहे कोई मरे, कुछ भी हो, चाहे हॉस्पिटल पर बम गिरे, मस्जिद पर गिरे, कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे रेफ्यूजी कैंप्स हों, हम नहीं रुकेंगे, हमारे सिर्फ 2 ही टारगेट हैं और तब ही हम रुकेंगे। टारगेट क्या हैं 2? एक तो अपने जो कैदी हैं उनको वापस लेकर आना, ताकत के दम पर, डील के दम पर नहीं। दूसरा, जो हमास है उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, ख़त्म कर देना। अब आप मुझे ज़रा इंसाफ़ के साथ बताइए, इज़राइल ने अपने इन 2 टारगेट में से किस टारगेट को पूरा कर लिया? ये छोड़ दीजिए, कंप्लीट मत बताइए, आप ये बताइए कि इन 2 टारगेट में से कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको जिसको आपको लगता है उसने 10% भी हासिल कर लिया? 10% भी। हमास बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुआ, ये मैं नहीं कहता, सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं, क्योंकि जब से ग्राउंड इन्वेजन
इसराइल ने अंदर शुरू किया था, तब से ये बात क्लियर हो गई थी कि अंदर हमास कितना ताकतवर है और ये इसराइल उसके जाल में फंस चुका है। इसराइल का जो नुकसान हुआ है, अगर आप ट्विटर पर हैं मतलब एक्स पर हैं, तो मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स पर नहीं है तभी आप सोचते होंगे कि अरे गाज़ा पर तो कब्ज़ा हो गया, हमास तो खत्म, क्योंकि वो आपको दिखाया जा रहा है। आप ज़रा एक्स पर आइए एक बार, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, जो रिलीज़ की जा रही हैं ग्राउंड इन्वेजन की, वो हैरान कर देने वाली हैं। आपने इतिहास में ऐसी कभी जंग ही नहीं देखी होगी जिस तरह से वहाँ लड़ी जा रही है। बिल्कुल एक-एक बंदा, एक-एक हमास का वो लड़ जो लड़ाका है, वो चुपके से कहीं से निकलता है और पूरा बम लेकर जा रहा है और जो रोड पर खड़ी उनकी गाड़ियाँ उन पर डालकर भाग जा रहा है। क्या ऐसी जंगें आपने देखी हैं? इतने मॉडर्न दौर में कि जब इज़राइल इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना ज़्यादा पावरफुल होने का दावा करता है। हर दिन इसके फौजी मरे हैं पिछले कई दिनों से, हर दिन, और समझ लो सैकड़ों की तादाद में उनके व्हीकल्स मतलब जो फौजी गाड़ियाँ होती हैं उनको बर्बाद किया है। जो फौजी आंकड़ा बताया जा रहा है इज़राइल की तरफ से वो भी गलत बताया गया लगातार। क्योंकि जितनी गाड़ियाँ तबाह की गई हैं, अगर उन गाड़ियों में एक भी बंदा मान लिया जाए, तब भी आंकड़ा 2-250 पहुँचता है, और किसी भी गाड़ी में एक बंदा नहीं बैठा होता भाई। किसी गाड़ी में अगर 2 बैठे होंगे तो किसी में 10 भी बैठे होंगे, 8 भी बैठे होंगे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ तबाह की गई हैं जो एक वैसे यूज़ के लिए नहीं आती, बल्कि वो कैरी करती हैं, मतलब इनको लेकर जाती हैं फौजियों को, जो बसेस टाइप जो होती हैं, वो एक फौजी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। तो जब ऐसी गाड़ियाँ जब तबाह की जा रही हैं, तो आप सोचिए कितने लोग मरे होंगे उसमें। इज़राइल में फौजियों के मरने का आंकड़ा कहाँ पहुँचा होगा, जबकि ये छुपा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो कहेंगे, भाई क्या बातें कर रहा है तू? क्या हवा में छोड़ रहा है? गाज़ा तबाह हो गया, गाज़ा बर्बाद हो गया। 14 से 15,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शहीद हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स, मस्जिद किसी को नहीं छोड़ा गया, सब पर बम गिराए गए। गाज़ा को बीच में से 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। आधे गाज़ा जो नॉर्थ का गाज़ा, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है बहुत पहले ही, और इज़राइल अब शायद उसको छोड़कर भी नहीं जाएगा। उसको भी अपने अंदर मिला लेगा पहले की तरह। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं या मेरे कमेंट्स बॉक्स में ऐसा लिखने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं कह रहे हैं। आपकी बातें आधी सच हैं और आधी झूठ हैं। और आधी झूठ इसलिए है क्योंकि आपको वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो न्यूज़ वगैरह बताते हैं, वो शुरू से ही लोगों को यही बताते आ रहे हैं कि भई गाज़ा तबाह हो गया, गाज़ा पर इज़राइल का कब्ज़ा, गाज़ा पर इज़राइल का कब्ज़ा, गाज़ा को बीच में से टुकड़े कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्तों, वो लोग, उनकी कोई गलती नहीं है, वो आपको वही बता रहे हैं जो वो ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूज़ पढ़कर आपको दिखा देते हैं अपनी ज़बान में। हालाँकि सच्चाई ये है कि वो एक अच्छे पत्रकार होंगे, अच्छे न्यूज़ एंकर होंगे, लेकिन उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने वियतनाम की उस जंग के इतिहास को नहीं पढ़ा कि जिसमें अमेरिका बुरी तरह से हारा। उन्होंने अफ़गानिस्तान के उन 20 साल के इतिहास को नहीं पढ़ा, जिसमें जो तालिबान था उसने बहुत बुरी तरीके से अमेरिका को मार-मार कर वहाँ से भगाया। क्यों भगाया? गुरिल्ला वॉरफेयर से, गुरिल्ला टेक्निक से उन्होंने लड़ाई की थी। दरअसल गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसे ही लड़ा जाता है। उसमें कभी भी जो फ़ौज होती है, जो वहाँ की फ़ौज होती है, जो कमज़ोर फ़ौज होती है, वो कभी बाहर निकल कर नहीं आती है। वो खुद लड़ने नहीं जाती है किसी देश की फ़ौज की तरह। जैसे यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, दोनों देश हैं, दोनों के पास अपनी फ़ौज है, आमने-सामने से दोनों लड़ रहे हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर में कभी ऐसा नहीं होता है। गुरिल्ला वॉरफेयर में दूसरी जो फ़ौज होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। उसके बदले में जो बड़ी ताकत होती है, वो बहुत ही बड़ी ताकत होती है, जैसे अमेरिका था अफ़गानिस्तान या वियतनाम में। तो जो लोकल लोग होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा दुश्मन खुद चल कर आए और हमारे जाल में फँस जाए, अंदर आए खुद। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब इज़राइल अंदर घुस रहा था, तो बार-बार अमेरिका उसको चेता रहा था कि अंदर मत जाओ, तुम जाल में फँस जाओगे। फिलहाल गया, और अगले 2-3 दिन बड़ी तेज़ी से उसने ऑपरेशन चलाया, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू किया और कहा अब हमने 2 टुकड़े कर दिए। अगले 2 ही 3 दिन में उसने ऐलान कर दिया कि भई गाज़ा के 2 टुकड़े कर दिए। उसने मैप भी दिखाया और बाकायदा वो भाई उसने 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े कैसे किए थे? वो साइड-साइड से गया उसने, और जो ज़्यादातर एक ऐसा इलाका था जो रिहायशी नहीं था, जहाँ लोग नहीं थे, ज़ाहिर है ऐसा इलाका होता, उन सब पर कंट्रोल बनाना शुरू किया, उसको उधर से काट दिया। अब सवाल जब पैदा हुआ, जब इनको अंदर घुसना था, अंदर तो घुस हो गई, जो गाज़ा सिटी है या जो रिहायशी इलाका है, जहाँ बिल्डिंग वगैरह है, वहाँ घुसना जब इसने शुरू किया, तब से ही इसको पता लगा कि ये कहाँ आकर फँस गया है। उसी दिन से इसके सारे टैंक्स, इसकी सारी गाड़ियाँ तबाह होना शुरू हो गईं, और हर दिन उसके ऑफ़िशियली वो खुद 2-3 का ऐलान करता रहा कि आज 2 मरे हमारे, 3 मरे, लेकिन ये असली आंकड़ा नहीं था। अगर आप एक्स पर हैं तो आपको पता होगा कि जिस तरीके की वीडियोज़ हमास की तरफ से रिलीज़ की जाती थी, और ख़ास बात ये देखिए कि इज़राइल की तरफ से सिर्फ़ दावा किया जाता था, आज हमने इतनी टनल तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमास की तरफ से वीडियो रिलीज़ होती थी, वो बाकायदा वीडियो दिखाता था कि किस तरह से उसके लड़ाके बिल्कुल इशारों-इशारों में उड़ा दे रहे हैं। कहीं से चुपके से निकले, बम लेकर, और कोई गाड़ी खड़ी है, टैंक खड़ा, उस पर डाला और भाग गए। पूरा टैंक उड़ गया। तो आप खुद समझिए कि सिर्फ़ 150 से 200 का आंकड़ा तो गाड़ियों वगैरह का पहुँच चुका है कि जो हमास की तरफ से इज़राइल की तबाह की गई थी। अब अगर एक बंदा एक गाड़ी में भी बैठा होगा, जो कि ज़रूरी है,
तब भी ये आंकड़ा मरने वालों का फौजियों का 150 से 200 से भी ऊपर चला जाएगा। हालाँकि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आधी गाड़ियाँ तो ऐसी हैं कि जो फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसमें तो कभी 4 बैठे होते हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 1। तो इस हिसाब से माना जा रहा है, और इसीलिए अबू उबैदा ने भी कहा था, जो स्पोक पर्सन है हमास का, इज़राइली लोगों से, कि तुम्हारे पास बहुत जल्द आंकड़ा पहुँच जाएगा, जल्द ही या देर, आंकड़ा ज़रूर पहुँचेगा और तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमको तुम्हारी गवर्नमेंट नंबर बता रही है मरने वालों का फौजियों का ग्राउंड इन्वेजन में, वो नंबर कई गुना ज़्यादा है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि वो कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरीके की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आए हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालाँकि दोस्तों, इस जंग में 14 से 15 हज़ार जिन फ़िलिस्तीनियों की जान गई है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी एक इंसान की जान दुनिया के सारे माल-ओ-दौलत से कहीं ज़्यादा है। कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। मगर सवाल यही है कि क्या फ़िलिस्तीनी लोगों की जान सिर्फ़ 7 अक्टूबर के बाद गई? उससे पहले नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमास के इस हमले को हटा भी दिया जाए, इस जंग को इग्नोर कर भी दिया जाए, तो हर साल सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में इज़राइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा था। वो भी कोई फ़िलिस्तीनी कोई लड़ाके नहीं हुआ करते थे। औरतें, बच्चे, लड़के, बूढ़े सब शामिल हुआ करते थे उसमें। उनकी ज़मीन पर हर आने वाले साल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ा ऑलरेडी किया जा रहा था। मस्जिद अक़सा के अंदर जाकर उसकी बेहुरमती लगातार की जा रही थी, और हर बढ़ते दिन के साथ उसमें इज़ाफ़ा हो रहा था, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन उन सारी चीज़ों से, उन सारी जान जाने से कि कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया उस चीज़ की यूज़्ड टू हो चुकी थी। फ़िलिस्तीनियों के बारे में खबर पड़ती थी कि आज इज़राइल ने एक फ़िलिस्तीनी को मार दिया, या वहाँ दंगा हो गया, फ़साद हो गया, न्यूज़ हटा देती थी। क्योंकि वो लोग उसके आदी हो चुके थे। दिमागी तौर पर ऐसा बिल्कुल माइंडसेट बनाया गया था कि ऐसा लगता था कि फ़िलिस्तीनियों की तो जान ही नहीं है। मगर ये जो 14 से 15 हज़ार लोगों की जान गई है, इससे बहुत कुछ बदल चुका है। इससे दुनिया का निज़ाम, दुनिया का ओपिनियन सब कुछ बदल चुका है। पहली चीज़ तो ये कि जो दुनिया का ओपिनियन है, वो पूरी तरीके से बदला इस जंग की वजह से। वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमेशा से इज़राइल के साथ खड़ा होता था, इज़राइल की सबसे बड़ी ताकत था। अब उसकी जो नई जनरेशन है, आप सारी रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर लोग प्रो इज़राइल होने की बजाय प्रो फ़िलिस्तीनी हैं। सोशल मीडिया पर इज़राइल पहली बार बुरी तरह से हार चुका है। उसने बहुत कोशिश की, कभी सारे ऐप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, कभी पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों को नौकरियों से निकलवाया जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पाया। पहली बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर जो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट था, वो इज़राइल से कई गुना ज़्यादा था। वो भी कोई एशियन देशों में नहीं, मुस्लिम देशों में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में लोग अपने ही हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे थे, आखिर किसके साथ तुम खड़े हुए हो? इतने सालों से तुम किसकी फंडिंग करते आ रहे हो? जो बेबी किलर्स हैं, जो ये सब करते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर जाकर कब्ज़ा करते हैं, ये सारे काम करते हैं। यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर क्या हुआ। यूरोप की हर शहर की सड़क को आपने देखा होगा, चाहे पेरिस हो, बर्लिन हो, स्पेन हो, लंदन हो, इवन अमेरिका में न्यूयॉर्क और ये वाशिंगटन, इन सारे बड़े-बड़े शहरों में इस बार प्रदर्शन हुए फ़िलिस्तीन के लिए। और सिर्फ़ प्रदर्शन नहीं हुए, ऐसे प्रदर्शन हुए जो इतिहास में पहले किसी और चीज़ के लिए भी नहीं देखे गए थे। ऐसे प्रदर्शन हुए, क्यों? इस जंग की वजह से हुआ ये सब कुछ। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस जंग की वजह से हुई, इज़राइल का गुरूर और घमंड, इज़राइल की वो इमेज कि भई मिनी सुपर पावर अमेरिका के बाद सब कुछ वही है। उसके जो मोसाद एजेंसी है, उसके इजाज़त के बगैर तो पत्ता पर जो परिंदा होता है, वो पर भी नहीं मारता है। ये है, फलाना-ढिमकाना, जितना भी सब कुछ किया गया था, वो एक रेत के, एक मीडिया के ज़रिए से एक रेत का किला बनाया गया था, और कुछ नहीं था। 7 अक्टूबर के दिन वो पूरा किला बुरी तरीके से ज़मीं-दोज़ हो गया। सबको पता चल गया कि दरअसल इज़राइल के बारे में जो सब कुछ मीडिया के ज़रिए से हमारे सामने परोसा जाता है, उसमें से 50% या फिर 10% भी सच्चाई नहीं है। इज़राइल सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के बलबूते पर खड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मोसाद नाम की जिस एजेंसी की तारीफ़ लोग करते नहीं थकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीआईए के साथ बंधी हुई है। सीआईए ने जितने भी काम किए हैं, मतलब अमेरिकी एजेंसी ने, वही सब उसके दामन से बाँध दिए गए हैं और उसको क्रेडिट दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन जिस तरह से हमला हुआ था, वो तो मुझे लगता है किसी छोटे से देश में होना भी मुमकिन नहीं था। कहाँ एक ऐसी स्टेट और एक ऐसा इज़राइल के जिसके बारे में दावा किया जाता है, अरे ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मिलिट्री है, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है, फिर भी ये सब कुछ हुआ। तो ये पूरा भ्रम अब लोगों का टूट चुका है, और बची-कुची कसर उस वक़्त पूरी हो गई कि जब ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉम्ब गिरा सकते हैं आसमान से, जो फ़ील्ड है उस पर कभी भी ये लोग सही तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। एक ऐसे लड़ाके के जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, एडवांस हथियार नहीं, वो इनको मार-मार कर भाग रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़, अरब दुनिया जो है, जो अरब लीडर्स हैं, उनको लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से पहचान लिया है, उनको आईना दिखा दिया गया है, और इतना प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया गया, वो सारे देश के जो ये सोच रहे थे कि हम इज़राइल के साथ रिश्ते सब कुछ ठीक कर लेंगे और किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, सबको दबा लेंगे। उनको पता चल गया कि ये सब कुछ ऐसे नहीं चलने वाला है, आम पब्लिक सब कुछ देख रही है,
और तो और अब इन सारे लीडर्स को आम पब्लिक ने इतना ज़्यादा डरा दिया है कि डर का ही असर था कि ये लोग अभी 2-3 दिन पहले ही चाइना पहुँचे। मतलब अमेरिका इनकी नहीं सुन रहा था तो चाइना के पास पहुँचे कि भाई हम प्रेशर नहीं रोक पा रहे हैं अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि हम प्रेशर नहीं रोक पा रहे हैं आम पब्लिक का, ये जंग रोकना ही होगी। अगर तुम नहीं रोकोगे तो हम दूसरे बंदे के पास जाएँगे, वो रोक पाएगा। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और ज़ाहिर है अरब देश ये सब कुछ नहीं करने वाले थे, पब्लिक के प्रेशर की वजह से किया। साथ ही साथ अरब देशों को ये पता चल चुका है कि अब अगर वो कुछ गड़बड़ी करेंगे तो जो आम पब्लिक है या फिर जो ये सारे छोटे-छोटे ग्रुप हैं या फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, इन सब लोगों को एक और ऑप्शन मिल चुका है। अगर तुम नहीं करोगे तो वो करेगा और वो दूसरा ऑप्शन कौन है? ईरान, जो अभी तक कागज़ी तौर पर लगता था कि मिडल ईस्ट में एक नई ताकत बनकर उभरा है और अरब देशों को काउंटर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो असलियत में कर रहा है और इस जंग से इस चीज़ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही जो पूरी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमान हैं, वो कहीं न कहीं पॉलिटिकली एक माइंडसेट के साथ जो है ईरान की तरफ दिखाई देंगे कि वही जो है सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वही असली लीडर है, ना कि ये सऊदी अरबिया वगैरह। फ़िलिस्तीनियों की वो ज़मीन कि जिसको देने के बारे में कभी बात ही नहीं होती थी, बल्कि टू स्टेट सॉल्यूशन कि जिसको फ़िलिस्तीन खुद भी कबूल नहीं करता मतलब हमास वगैरह, और उसके बारे में कहा जाता था कि चलो टू स्टेट बना लो, दुनिया भर के ज़्यादातर देश उसी को सपोर्ट करते हैं कि दोनों देश होना चाहिए। उस तक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और बाकायदा अरब देशों के साथ दोस्ती करने की इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि जो बची-कुची कसर है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और ट्रम्प ने तो बाकायदा मुहर लगा ही दी थी यरूशलेम को उसकी राजधानी घोषित करके कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है और सिर्फ इज़राइल ही रहेगा, धीरे-धीरे सबको आगे बढ़ा देगा या दूसरे देशों में धकेला देगा, ख़त्म कर देगा, कुछ भी करेगा और पूरे लैंड पर कब्ज़ा कर लेगा। अब वो टू स्टेट सॉल्यूशन वापस आ चुका है। वापस आ चुका है, अब आप देखेंगे अगले कई सालों तक टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात होती रहेगी। ये सब कुछ इसी जंग की वजह से हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि 4 दिन के बाद ये पॉज़ रुका रहेगा मतलब आगे भी एक्सटेंड होगा या नहीं या फिर से जंग हो जाएगी। फिलहाल दुआ कीजिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो और ये सब कुछ ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द क्योंकि आखिर में नुकसान इंसानियत का ही होता है। बेगुनाह बच्चे, बेकसूर जो आम लोग होते हैं, उनको ही अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगाना पड़ती है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।